Hi student, welcome to our YouTube channel Ilm Ki Roshni. Myself is Muhammad Abu Bakr Siddiq and today we are going to discuss an important topic from the chapter 1 first year biology introduction, that is biology and the services of mankind. So student, in this lecture we will try to discuss how biology plays its important role for the benefits of mankind in the field of genetic engineering, in the field of plant biotechnology and in the field of plant breeders. So guys, before moving towards our lecture, please subscribe our channel and press the bell icon for getting more updates. Thank you. जी स्टूडेंट, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। तो जो हमारा जो आज का मेजर टॉपिक है उसके जो मेजर जो आगे जो सब टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं सबसे पहले हम देखते हैं फूड प्रोडक्शन, सेकंड नंबर पे हम देखें डिजीज़ कंट्रोल और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास आता है वो क्या है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट, जो आज जिस टॉपिक को हम ब्रीफली डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक कौन सा है, फूड प्रोडक्शन का टॉपिक है, जो हमारा सबसे पहला मेन कंटेंट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन में जो बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजी ने जो बायोटेक्नोलॉजी है या दूसरी बायोलॉजी की अदर फील्ड्स हैं, उन्होंने फूड प्रोडक्शन में इंसानियत की बेटरमेंट के लिए, इंसानियत की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लिविंग सिनेरियो, उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए कौन कौन सी चेंजेस लेके आई हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड एंड फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। तो मूव करते हैं, हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक है वो है फूड प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट, फूड प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फूड प्रोडक्शन में आगे जो हमारे फर्दर पॉइंट्स आते हैं वो उसको हम देखते हैं। वो सबसे पहले पॉइंट कौन सा आता है हमारा, इम्प्रूव्ड फूड वैरायटीज। ओके, सेकंड नंबर पे हमारे पास जो पॉइंट आता है वो कौन सा है, कंट्रोल ऑफ पेस्ट। ओके, थर्ड नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ओके, फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है आईडीएम। और जो फिफ्थ नंबर पे जो कि लास्ट टॉपिक होगा अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड प्रोडक्शन वो होगा फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो ये स्टूडेंट जो हमारे आज के मेन कंटेंट होंगे अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड प्रोडक्शन, जिनको हम वन बाय वन करके ब्रीफली इनको डिस्कस करेंगे कि इन एस्पेक्ट्स के अंदर बायोलॉजी ने क्या अपना रोल प्ले किया है। ठीक है, तो मूव करते हैं वन बाय वन। तो स्टूडेंट, अगर इम्प्रूव्ड फूड वैराइटीज़ की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, इसके अंदर हम किस चीज़ को जांचने की कोशिश करते हैं। इसमें देखते हैं कि हमने जो हमारे जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं या जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ अपनाई हैं, कौन कौन सी मैथडोलॉजीज़ को उन्होंने डेवलप किया है फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड इन टर्म्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, इन टर्म्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म की टर्म को आगे यूज़ भी करेंगे और उनको समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टर्म आती है डियर स्टूडेंट वो कौन सी है, वो सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो टर्म आती है स्टूडेंट वो कौन सी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम वन बाय वन करके देखते हैं कि एक्चुअली में होता क्या। तो स्टूडेंट, अगर सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बात करें जिसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन मतलब कि इसमें हम करते क्या हैं कि इसमें जो हमारे ब्रीडर्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ब्रीडर कौन होते हैं। जैसे कि हम पहले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो कि बायोलॉजी को डील करते हैं, बायोलॉजी को जो हमारा लिविंग स्टडी ऑफ लाइफ है उसको डील करते हैं, उसको हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसी तरह जो लोग ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं उनको हम बोलते हैं ब्रीडर्स।
ठीक है। अब वो ब्रीडर्स जो एनिमल को ब्रीड करते हैं उनको हम कहते हैं एनिमल ब्रीडर्स, और जो लोग या वो ब्रीडर्स जो प्लांट की ब्रीडिंग करते हैं उनको कहते हैं प्लांट ब्रीडर्स, ठीक है। तब तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये होता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग में एक्चुअली में हम करते क्या हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या प्रोसेस करते हैं कि हम मेल प्लस फीमेल वो आर्टिफिशियली वो मेल और फीमेल को सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर हमारी डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिनोटिपिक ट्रेड्स जिनको हम बोलते हैं, वो उसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ फिनोटिपिक ट्रेड्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मेल और फीमेल्स को हम चुनते हैं, ऐसे मेल और फीमेल को हम उनका इंतखाब करते हैं जिनके अंदर हमारी डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स कह दें या उनको फिनोटिपिक ट्रेड्स कह दें कि वो उनके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन है उसके अंदर भी वो सारी की सारी खसूसियात हों, उसके अंदर भी वो सारी की सारी क्वालिटीज़ प्रेजेंट हो। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियली नेचर में से ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं और उनकी ब्रीडिंग के ज़रिए हम अपनी जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में उसको लेके आते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग का नाम देते हैं। अगर नेक्स्ट मूव करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता चलता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ हम दो प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, प्लांट ए एंड प्लांट बी, ओके। दो प्लांट मैंने चूज किए हैं, एक प्लांट ए और एक प्लांट बी। अब इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसको मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो प्लांट ए हमारे पास है, जो हमने इसको सिलेक्ट किया है, उसकी जो यील्ड है, ठीक है, वो बहुत हाई यील्ड देता है प्लांट, और जबकि जो प्लांट बी है उसकी जो हाइट हमारे पास आती है वो बहुत अच्छी हाइट आती है, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो जीन होता है, ठीक है, वो जीन जो कि यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और प्लांट बी में वो जीन जो कि हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं, ठीक है। फिर बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग हम क्या करते हैं कि ऐसी वैरायटी डेवलप करते हैं, ऐसे प्लांट को डेवलप करते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो प्लांट सी है, ठीक है। अब प्लांट सी में क्या होगा कि प्लांट सी में जो हमने जीन को आइसोलेट किया था, जो कि एक जीन यील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल था और दूसरा जीन था वो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो अब प्लांट सी में हमने क्या करेंगे, प्लांट सी हमारे पास एक ऐसा प्लांट आएगा जिसके अंदर यील्ड प्लस हाइट दोनों ही क्वालिटीज इसमें पाई जाएंगी, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हम वो जीन को फाइंड आउट करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए डेवलप करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए डेवलप किया गया हो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अगर हम प्लांट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। अगर एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको इनकी एक एज एन एग्जांपल देता चलूँ तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ तो बीटी कॉटन के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए प्रोड्यूस किया गया। इसी तरह हमारे पास एक क्लोनिंग के प्रोसेस से एक शीप डेवलप किया गया था, ठीक है, जिसका नाम डॉली था, तो वो भी एक ट्रांसजेनिक एनिमल्स की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इस तरह हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम अपनी जो फूड वैराइटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, ओके जी स्टूडेंट। अगर नेक्स्ट मूव करें, जो हमारा जो सब टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड प्रोडक्शन, वो आता है कंट्रोल ऑफ पेस्ट। तो कंट्रोल ऑफ पेस्ट को समझने से पहले या इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि पेस्ट एक्चुअली में
क्या चीज़ होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कोई भी लिविंग स्पीशी, कोई भी लिविंग एंटिटी जो कि दूसरी लिविंग स्पीशी या लिविंग एंटिटी को के लिए हार्मफुल हो, उसको नुकसान पहुंचाए, ठीक है, उसको हम पेस्ट बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपने मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट के बारे में सुना होगा, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस, फंजाई, इसी तरह इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और भी किस्म के और भी बहुत से किस्म के पेस्ट आपने देखे होंगे या उनके बारे में सुना होगा, ठीक है। तो जो ये जो पेस्ट होते हैं ये डैमेज करते हैं किनको, हमारी क्रॉप्स को, ठीक है, या कोई भी दूसरी लिविंग स्पीशीज़ होती हैं उनके ऊपर भी इनके अटैक होते हैं। जैसे अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं या वायरस की बात करूं तो इनके ह्यूमंस के ऊपर भी अटैक होते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया अगर काज करें तो हमको बैक्टीरियल डिजीज़ कहते हैं, वायरल डिजीज़ भी कहते हैं, फंगल डिजीज़ भी हम उनको बोलते हैं। तो फूड प्रोडक्शन में हम इनको कैसे डील आउट करते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड में हम इनको कंट्रोल करते हैं बाय यूजिंग 2 मेथड। पहला मेथड हमारे पास आता है डियर स्टूडेंट केमिकल कंट्रोल, और सेकंड हमारे पास मेथड आता है वो है बायोलॉजिकल कंट्रोल। इसी तरह इधर ओके। केमिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, केमिकल कंट्रोल में स्टूडेंट हम ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं जो कि अल्टीमेटली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारे के सारे जो हमारे पेस्ट होते हैं इनके ऊपर वो अटैक करते हैं, ठीक है, इनको किल करने की कोशिश करते हैं, इनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, इनको रिमूव आउट करते हैं, ठीक है। वो सारे के सारे जो केमिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ओके। अब पेस्टिसाइड्स की डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, जस्ट लाइक इंसेक्टिसाइड्स, ओके, फंगीसाइड। अब इनके नाम ऐसे क्यों हैं? अब जो फंगीसाइड्स होंगे वो डेफिनेटली जो हमारा जो फंगल डिजीज़ होंगे, जो फंजाई जो फंगस होती है उनके ऊपर अटैक करेंगे ताकि उनके जो सेपरेटेशन है डिजीज़ की उसके रिस्क को मिनिमाइज़ कर सके, ठीक है। इसी तरह इंसेक्टिसाइड जो होंगे हमारे इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स पेस्ट होते हैं, उनको किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे एक जो मेजर कंसर्न आता है, जो मेजर इन्वायरमेंटल इशू आता है बाय यूजिंग दीज केमिकल पेस्टिसाइड्स, वो क्या होता है कि ये पोल्यूशन को काज करते हैं, ठीक है। जो हमारा मेजर कंसर्न ये है कि ये पोल्यूशन को काज करते हैं। एक तरफ हमें फ़ायदा भी दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा जो मेजर कंसर्न है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वो भी इसको काज कर रहे थे। मिसाल के तौर पर ये लैंड पोल्यूशन काज करते हैं, एयर पोल्यूशन को काज करते हैं, सॉइल पोल्यूशन वगैरह, इस तरह की जितनी भी सारी पोल्यूशन होती है वो उसको काज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस मेजर कंसर्न को, इस मेजर इशू को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ मूव करते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि हम लिविंग स्पीशीज या लिविंग एंटिटीज़ को यूज़ करते हैं टू किल दीज ऑल काइंड्स ऑफ पेस्ट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वॉलनट का ट्री होता है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर अटैक कौन करता है, एफिड। अब एफिड के अटैक को कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे वेस्प को यूज करते हैं जो कि सेकंड एक लिविंग एंटिटी है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि किसी भी पेस्ट के अटैक को कंट्रोल करने के लिए हम कोई भी दूसरे जो लिविंग एंटिटी या लिविंग स्पीशीज होती है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा इन्वायरमेंटल का जो मेजर कंसर्न पोल्यूशन का आता है उसके रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। तो इस तरह हम जो कंट्रोल ऑफ पेस्ट को यूज़ करते हैं, जैसे मुख्तलिफ मेथड मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह हम यूज़ करें। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। इसको समझने से पहले, इसको डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो नाइट्रोजन है वो इन्वॉल्व होती है हाइट में, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे सपोज की है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ सपोज की है कि जो नाइट्रोजन जो एक एलिमेंट है वो प्लांट में हाइट को कंट्रोल करता है। अगर प्लांट को एक प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन प्रोवाइड की जाएगी तो उसकी जो हाइट है वो एक नॉर्मल वे से डेवलप होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ करेंगे। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो एरेटेड वाटर प्लस हमारे पास आती है मिनरल्स प्लस
सॉल्ट्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो हमने पॉइंट क्रिएट किया है, जो पॉइंट हमने सपोज किया, अभी हम इसको कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, एक हम लेंगे प्लांट ए और एक हम लेंगे प्लांट बी। ठीक है, अब हमने आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो करना गया है कि हमने प्लांट ए होगा उसको सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी जो कि एक प्रॉपर प्लांट को चाहिए होती हैं वो उसको सारी की सारी हम प्रोवाइड करेंगे। उसमें हम मिनरल्स देंगे प्लस साल्ट्स भी देंगे उसको। ठीक है, प्लस उसको एरेटेड वाटर भी उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन प्लांट बी में हमने क्या करना है, हमने सारी की सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है। एरेटेड वाटर भी उसको प्रोवाइड करना है, मिनरल्स भी प्रोवाइड करने हैं, सारे के सारे मिनरल्स प्रोवाइड करने हैं, सॉल्ट्स प्रोवाइड करने हैं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ठीक है, अब जब हम विद द पैसेज ऑफ टाइम इस पौधे की ग्रोथ को फिजिकली ऑब्जर्व करेंगे, इसकी ग्रोथ को एनालाइज करेंगे, तो हमें एक क्लियर ऑब्जर्वेशन हमें हो जाएगा कि जो प्लांट ए है उसकी अगर वाकई ही नाइट्रोजन हाइट में इन्वॉल्व होगा तो प्लांट ए की जो हाइट आएगी वो एक प्रॉपर वे से हमें नज़र आती होगी। जो अगर प्लांट बी होगा तो उसमें क्या होगा कि जिसको हमने नाइट्रोजन प्रोवाइड नहीं की तो जो उसकी हाइट होगी वो प्रॉपर वे से ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का पर्पज़ क्या होता है कि हम कोई भी एलिमेंट है जो नेचर में पाए जाते हैं तो हम उसका फंक्शन डिटरमाइन करने के लिए हाइड्रोपोनिक कल्चर को टेक्निक को यूज़ करते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस फंक्शन के लिए, किस फिजिकल ट्रेट के लिए, किस जीनोटिपिक एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसके लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जो हमारे पास जो एक सॉइल है, जो एक कम्प्लेक्स मीडियम है, ठीक है, तो उसके अंदर हमें ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाता है कि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। हमारे लिए ये मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट किस ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को यूज़ करते हैं। जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है ये भी मोस्ट फिजिबल वे नहीं है। बहरहाल जो साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट जो से होते हैं ऑन स्पेस, वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि वो प्लांट जो से होते हैं उनको स्पेस में ग्रो किया जा सके। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड प्रोडक्शन, दैट इज फूड प्रिजर्वेशन। So what we actually do in the process of food preservation, we try to preserve our food from the harmful effects of living organism or microorganism, okay, to avoid spoilage or to increase the shelf life of edible things. To increase shelf life of edible things. वो चीज़ें जिनको हम खाते हैं, जिनको हम पीते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ से यहाँ पे क्या मुराद है कि जो चीज़ें हम खाते पीते हैं उनकी जो लाइफ है उनको इंक्रीज़ किया जाए। ठीक है, जैसे कि हम अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता चलता हूँ, पास्चराइजेशन का हम प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जिसको डिस्कवर किसने किया था? लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन का प्रोसेस जिसको डिस्कवर किया था, इसमें हम क्या करते हैं, मिल्क और मिल्क की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है उनको इंक्रीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग के प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम जो मिल्क के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि उसकी शेल्फ लाइफ को डिक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं, उनको स्पॉइल करते हैं ताकि जो हमारा मिल्क है और जितनी भी मिल्क से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो उसकी इंक्रीज़ हो जाए। इसके अलावा जो फूड प्रिजर्वेशन के प्रोसेस में हम जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी, ओके, जो फूड ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है कि जहाँ पे चीज़ें बनती हैं वहाँ जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ से कंज्यूमर तक लेके जाने का जो प्रोसेस होता है उसको सेफली किया जाए, उसको बेहतर से बेहतर किया जाए ताकि कंज्यूमर के पास जो हमारी प्रोडक्ट होती हैं वो एक अच्छे अंदाज में और एक जो हेल्दी मूड में वो जो प्रोडक्ट होती हैं वो पहुंच सकें। ठीक है, तो फूड ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को भी फूड प्रिजर्वेशन में देखा जाता है, इसको स्टडी किया जाता है और इसके लिए बेटर से बेटर जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसको लेके आया जाता है। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है, जो कंटेंट है, जो पॉइंट है, वो है IDM। IDM स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड
डिजीज मैनेजमेंट। ओके, IDM स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का यहाँ पे क्या फंक्शन है कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये क्या चीज़ है। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि आवाम के अंदर जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करना होता है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी डिजीज़ आती है, ठीक है, तो उसकी जो सेपरेटेशन है, उसके जो कंट्रोल हैं, उसके जो अडॉप्टिव मेजर्स हैं कि उस डिजीज़ से कैसे बचा जा सकता है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, वो सारे के सारे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट में डिस्कस किए जाते हैं कि कैसे जो है कि अवाम के अंदर उस डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस को क्रिएट किया जाए। इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स जो से होते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट करवाते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और इसके अलावा बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है वो अवाम के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट करना होता है। तो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे अबाउट द बायोलॉजी एंड द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। आज हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो मेजर टॉपिक था फूड प्रोडक्शन का, उसको हमने डील किया था। ठीक है, इसके आने वाली हम वीडियो में हम देखेंगे कि डिजीज़ ऑफ कंट्रोल को कैसे स्टडी करते हैं और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट क्या चीज़ें। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।